रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं क्यों गवर्नमेंट डिसेबिलिटी बजट को यूटिलाइज नहीं कर पाती है। फरवरी के आंकड़े हमें बता रहे हैं कि सिर्फ 50% जो बजट है गवर्नमेंट ने अभी तक यूटिलाइज किया है, जबकि आरपीडी एक्ट को इम्प्लीमेंट करना, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन का चलना, 7 से 21 डिसेबिलिटीज का होना, कोविड का इम्पैक्ट, तमाम चीजें हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बजट क्यों नहीं स्पेंड कर पा रही है, ये हमारी समझ के बाहर है। क्या सिर्फ ये विल पावर है या गवर्नमेंट की इंटेंशन ही सही नहीं है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। अन्नावरम सर, सोशियोलॉजिस्ट, डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट, और शायद ही कोई इनसे अच्छा हमें इस टॉपिक पर समझा सकता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच दानिश जी, वो इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया आपने, थैंक यू वेरी मच। और श्रोताओं के भी बहुत दिन के बाद। हमारे साथ गौतम सर हैं, दूसरी ऐसी आवाज, इनसे भी बढ़िया शायद ही कोई प्रोस्पेक्टिव दे सकता है। एनएफबी कर्नाटक के जनरल सेक्रेटरी हैं और डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, बताएं हमें, ओपनिंग रिमार्क्स दीजिए, क्या समझ रहे हैं आप? जी, एक दो तीन बातें इसके ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना पैसे से कुछ नहीं हो सकता किसी सेक्टर तो, लेकिन इस सेक्टर में पैसे के बारे में बहुत कम बात होती है। हम बहुत खुशी है कि आपने रेडियो उड़ान पे ये शो कर रहे हैं और लोगों को भी ये बताने की जरूरी है। किस तरह बात बोलना एक बात है, लेकिन इस बात को और किस तरह आप अमल कर रहे हैं वो ऑलवेज आप जिस तरह स्पेंड कर रहे हैं उसके ऊपर आधारित होती है। जो गवर्नमेंट पॉलिसी कभी भी अपने पास 2021 से लगभग 2020 से अपने पास आंकड़े हैं। हम बात कर रहे हैं एक मेहमान डॉक्यूमेंट को, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अपने पास पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट डिमांड्स फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज placed in the parliament on 23rd March 2023। जो 2023 मार्च में एक डॉक्यूमेंट जो हमेशा हर एक फाइनेंशियल ईयर में डिमांड की एक दाखिल की जाती है पार्लियामेंट में डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट की फिगर से हम बात कर रहे हैं, ऐसे कोई एनजीओ की फिगर्स नहीं है, ये गवर्नमेंट सरकार की खुद की फिगर्स है। वो ऑफिशियली पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट से हम बात कर रहे हैं। नंबर 1, अगर 2020 से मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020-21, फाइनेंशियल ईयर 21-22, फाइनेंशियल ईयर 22-23, अगर इस तीनों साल की अब अगर देखेंगे, एक ऐसी पिक्चर, कंफ्यूजिंग पिक्चर आपको दिखेगा। पहली 2020-21 में आपको लगभग 1200 प्लस करोड़ की बजट एस्टिमेट था, ओरिजिनल एस्टिमेट। उसमें से रिवाइज्ड एस्टिमेट से लगभग 1100 करोड़ की, और उस 1100 करोड़ में 1000 करोड़ से ज्यादा ही खर्च हुई। सो वेरी सेटिस्फैक्टरी था। 2021 और 22 की फिगर्स है, लगभग अगेन 1200 करोड़ की फिगर्स थे, और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स 1000 से ज्यादा रिवाइज था, और खर्च हुई थी 900 करोड़ के ऊपर। मैं इतना एक माइन्यूट फिगर्स आपको नहीं बता रहे हैं, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ते हैं। सो 2000 जो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 आपकी टोटल खर्च हुई थी 900 करोड़ से ज्यादा। नाउ कम्स द प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर व्हिच इज 22-23। 2022 और 23 की जो बजट फाइनेंशियल ईयर की फिगर्स थे, इसमें 1225 करोड़ की जो डिमांड पूछी थी पार्लियामेंट से, उसमें रिवाइज किया था 1040 प्लस करोड़ की। अगर 1003 3 साल से अगर देखा जाए, हमका ये एक्सपेक्टेशन था कम से कम ये रिवाइज्ड एस्टिमेट 1040 करोड़ थे, तो कम से कम हम ये सोचना था हमारा कि कम से कम भाई 900 और या कम से कम 1000 करोड़ की खर्चा होगा।
लेकिन फरवरी 13 तक अपना आंकड़े थे, टोटल एक्सपेंडिचर बाय 13 फरवरी 2023 था 680 प्लस करोड़। इसकी दो तरीके से देखना होगा। एक है ओरिजिनल एस्टिमेट जो 1225 करोड़ से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट क्लोज टू लेस 50% से हो सकता है कि एक 51-52% खर्च हुई थी। लगभग 50% खर्च नहीं हुई थी। नाउ what you had for the financial year 2022-23 is an expenditure of just 50%. उससे ज्यादा अगर ज्यादा होगा तो 1-2% की फर्क हो सकती है। मेरा प्रश्न ये है, मुझे नहीं लगता फरवरी 13 के बाद इतना तो ज्यादा कुछ खर्च नहीं होगा। अगर हुआ तो भी एक प्रैग्मेटिक व्यू से मैं देख रहा हूं। ये आपकी डिमांड डॉक्यूमेंट पार्लियामेंट में आया मार्च 23। अगर मार्च 23 को आपको पार्लियामेंट में डॉक्यूमेंट आया तो अगर सही में इतना ज्यादा खर्च हुआ तो जरूर वो ये क्या यहाँ पे पेश करते होंगे। अगर ऐसे पेश नहीं किया तो उसका मतलब है तो इतना ज्यादा खर्च नहीं हुआ। नाउ लुकिंग एट द पोस्ट 2019, मेरी एक एनालिसिस ये मुझे तो मिलता है कि इसका मतलब यह है कि पोस्ट 2019 इलेक्शन के बाद जो एनडीए गवर्नमेंट जो दूसरी बार आई है उसके बाद जो खर्च हुई थी डिसेबिलिटी सेक्टर में वो बहुत मुझे लगता है कम होते जा रहा है। सो दिस इज सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये तो क्यों हो रहा है उसकी लॉजिक है, मैं इसके पास आऊंगा, लेकिन ओपनिंग रिमार्क्स में यही कहना चाहूंगा कि जी एक पैटर्न निकल के आए 2019 के बाद, वो थोड़ा सर्क लग रहा है। इट इज स्लाइटली सैड। राइट। गौतम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके क्या ओपनिंग रिमार्क्स हैं, क्यों बजट इतना कम यूटिलाइज हो रहा है? वो जैसा अन्नावरम जी बता रहे हैं तो जो उसका ब्रॉडर रीजन तो वही है कि जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ता जा रहा है, और जो सोशल सेक्टर पे सोशल सर्विसेज है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, और उसमें क्योंकि हम लोग जो वो लास्ट प्रायोरिटी में हैं, इसलिए वो उसको जो है वो धीरे धीरे करके जो कटौती हो रही है वो हमारे बजट में हो रही है। मेरे को तो वही लगता है जी। जैसे अभी कोविड का ले लेते हैं, पिछले 2 साल में जैसे कोविड का रहा, तो कोविड में जो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की वो बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो जो हेल्थ सेक्टर पे सभी पे, तो वो जो पैसा और इनकम जो है वो कम हुई है, तो उसको देख के जो कटौती जो हो सकती है जहाँ पे, तो उसमें जो सबसे सॉफ्ट टारगेट है वो हमारा सेक्टर ही है। राइट। तो पहले कारणों के ऊपर आते हैं, उसके बाद हम निष्कर्ष पे आते हैं कि क्या कारण है। जैसे अन्नावरम सर ने कहा, मेरे पास एक लॉजिकल पॉइंट है, हाँ। उसके बाद हम चर्चा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अन्नावरम सर बताएं, आपने कहा कि आपके पास एक लॉजिक है, ऐसा क्यों हो रहा है, बताएं। हाँ, ये बहुत ये एक इम्पोर्टेंट बात हुई थी ना, अपना सेक्टर में भी इसके बारे में ज्यादा इतना चर्चा नहीं हो रहा है। हो सकता है कि कोई पॉलिसी पेपर्स निकाल के देखने के किसी के पास टाइम नहीं होगा, नहीं तो ये पॉस्ट मिस्ट है। 2022 में एक डिसीजन लिया था। डिसीजन ये था भाई 4 सेक्टर्स को, आई थिंक इज 2021 मार्च सितंबर 2022 if I'm not wrong। उसका डिसीजन ये था कि 4 सेक्टर्स है, ये 4 इंपॉर्टेंट स्कीम्स है सरकार के पास। एक है ये अडिप स्कीम, दूसरा है एक्सेसिबिलिटी इंडिया, देन यू हैव सिपडा, दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की एक है, और उसके बाद कहीं स्कीम्स को एक बना के उसमें एक लाया था सर्विसिंग का। वो पूरा मिला के ये कहा भाई फ्रॉम 2021-22, 22-23, 24-24, 25-26 ये फाइनेंशियल ईयर पूरा इस 4 स्कीमों को फ्रीज बनाएंगे। मतलब है कि एक फिगर 1000 लगभग 1100 करोड़ का एक अमाउंट फिक्स किया। भाई ये 4 स्कीम के ऊपर जो पैसा खर्च होगा अप टू 2025-26 तक यही पैसा खर्च होगा।
मतलब इसके इस 4 स्कीम के अंदर इस 4 स्कीम के लिए कोई नया अलोकेशन नहीं होगा। यही 1100 रुपये हर एक साल खर्च होगा, या तो कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है। कोई एक बार बजट की लॉजिक भी हम बता दें श्रोताओं को। जनरली एक फाइनेंशियल ईयर में किसी स्कीम पर जो पर्टिकुलर अमाउंट एलोकेट किया जाता है, अगर उस फाइनेंशियल ईयर में आप खर्चा नहीं कर पाएंगे तो जनरली वो लॉक हो जाता है पैसे, फिर वापस आपको सरकार को देना पड़ता है। लेकिन ऐसी एक एक बार सरकार निर्णय लेती है जिसमें वो कहते हैं कि भाई ये लॉक नहीं होगा, कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। उसमें एक एडवांटेज है कि भाई मतलब ये कोई ऑनगोइंग स्कीम है तो पैसे अवेलेबल होगा, लेकिन उस ऑनगो कैरी फॉरवर्ड को और एक क्लॉज डाल देते हैं, ये लॉकिंग, ये फ्रीजिंग, तो इंटरलॉकिंग। मतलब इस साल पूरा 5 साल को इतना अमाउंट एक एलोकेट कर देते हैं, उस एक एक साल की जो एलोकेशन करके बोलते हैं कि भाई अगले 5 साल तक इस स्कीम पर हम इतना ही पैसे खर्च करेंगे। नाउ दीज 4 constitute a bulk of the government expenditure. DEPWD की bulk of the expenditure होती है यही 4 स्कीम पर। मुझे ये कोई लॉजिक नहीं लगता कि भाई इस 4 स्कीम को लॉक करने की जरूरत क्या पड़ी। इसीलिए ये भी हो सकता है कि कॉशियसली, क्योंकि आपको अगले 4-5 साल तक यही पैसे खर्च करना है और अगले कोई अमाउंट सेपरेटली इसके ऊपर बजट आपको आने वाला नहीं है, तो एक लॉजिक सरकार ने करती है कि भाई ये पैसे लास्ट तक, अंतिम तक थोड़ा रख लो, बाद में खर्च करें। दैट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ द लॉजिक। आई एम नॉट सेइंग दैट इज द रीजन, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। सेकेंड, उसी डॉक्यूमेंट में सरकार ने ही खुद लिखा था भाई हम खास करके जो 4 स्कीम्स को मैं बताया है, खास करके 3 स्कीम्स जो अब सिप्डा है, एडिप स्कीम है और एक्सेसिबिलिटी इंडिया स्कीम है, सरकार का कहना यह है भाई हम जनरली प्रपोजल्स इनवाइट करते हैं फर्स्ट 2 क्वार्टर, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ईयर, फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम प्रोजेक्ट्स लेते हैं, इनवाइट करते हैं। उसके बाद जो भी आया है उसको कंसिडर करके लास्ट 2 क्वार्टर्स में निर्णय लेते हैं उसका सरकार। सो जनरली जब आप फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में अप्लाई नहीं किया तो उसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन इस फाइनेंशियल ईयर में कंसिडर करने की बहुत कम चांसेस होती है। सो अप्रैल से लेके आपको लगभग सितंबर तक आप एप्लीकेशन डालना है अगर कोई इस 4 स्कीम्स पे खर्चा करना है, पैसा लेना है। तो हो सकता है कि लोग ये फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं। यही हुआ होगा 2022 में कि बहुत लोग कम किए होंगे। नंबर दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्राइम रीजन। नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट रीजन है, सिर्फ अपना डिपार्टमेंट के लिए नहीं, सब सरकार की डिपार्टमेंट के लिए महत्वपूर्ण एक बात हुई, जो स्पेंड करने वाले पैसे इससे पहले अगर कोई आंध्रा से या पंजाब से, यूपी से कोई पैसा खर्च, कोई एलोकेशन पूछा कोई प्रोजेक्ट पे, पहले ऐसा होता था आप पैसे उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट में डालते और वो डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसे देते। लेकिन अब ये कहा भाई हम और स्टेट गवर्नमेंट की मीडिएशन है ही नहीं। अगर आप कोई प्रोजेक्ट आपकी सैंक्शन हुई तो आपकी नाम पर आपकी स्कीम पे एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंट खुलेगा, आपकी पैसे उसमें डाला जाएगा। आप जो भी पैसा खर्च करना है उससे आप पैसे खर्च करना है, ट्रांसफर होगा और पूरा अकाउंटेबिलिटी उसी बैंक पे फिर वापस आपको अपलोड करना है। नाउ दिस हैज क्रिएटेड सम फियर। ये अच्छा है, अकाउंटेबिलिटी के तरफ से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन स्पेंड में इतना डिमांड्स है कि लोग, खास करके एनजीओ, छोटी छोटी एनजीओ होती है, वो लोगों के पास इतना मैन पावर नहीं है। आरबीआई अकाउंट खोलो, उसके ऊपर एक ऑडिटर को रखो, वो आएगा, और इतना डिमांड्स है। सिर्फ अपना डिपार्टमेंट में काम करने वाले एनजीओ ही नहीं, पूरा देश पर जितना डिपार्टमेंट्स है, बोथ डिपार्टमेंट में जो भी खास करके एनजीओ काम करते हैं, कोई आगे आते ही नहीं, सामने आते ही नहीं पैसे खर्च करने का। भाई हम क्यों उसे हम क्यों ले, उसका अकाउंटेबिलिटी देना है और एक एक पैसे, मतलब उसकी इतना फॉर्मेलिटीज है।
इसकी आपको इससे ये बहुत क्लियरली चलता है, ये जून या अगस्त में ये पॉलिसी आया, पीएमएफएस कहते हैं उसका, पीएमएफएस पॉलिसी आया, उसके बाद 3 बार अमेंडमेंट करना पड़ा, फरवरी तक वो उसको अमेंड करते ही आया। तो हो सकता है ये बहुत बड़ी कारण, सरकार ने इतना ज्यादा और लोग भी इतना ज्यादा बात नहीं करते हैं, थोड़ा डर है उसके ऊपर, लेकिन ये बहुत तो कारण है। देखिए मैं ये भी फिर कह रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी के तरफ से देखें तो अच्छा है, लेकिन ये भी याद रखना होगा जो छोटे छोटे एनजीओस है वो लोगों के पास इतना मैन पावर, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज और ताकत नहीं है कि भाई आप एक अकाउंट खोले और उसके बाद पूरा अकाउंटेबिलिटी ऑनलाइन पे दे। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई मेनी एनजीओस आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड टू क्लेम मनी। राइट गौतम सर, मैं इन्हीं कारणों में आप जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे इन्होंने 4 स्कीम्स का जिक्र किया, अब हम देख रहे हैं जैसे आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि कोविड चल रहा है, कोविड में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के इशू बढ़ गए हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को भी। एफसीआरए ने फॉरेन फंडिंग पे काइंड ऑफ एक रोक ही लगा दिया एनजीओ की, उससे फंडिंग नहीं आ रही है। उसके अलावा डिसेबिलिटी कैटेगरीज हमारी बढ़ गई हैं, 7 से 21 हो गई हैं। आरपीडी बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट देश में हुआ नहीं है, कई स्टेट में तो रूल भी नहीं बने। तो अभी फंड्स की जरूरत है। इन तमाम जरूरतों के बीच भी हमारा फंड फरवरी तक सिर्फ 50% ही स्पेंड हो रहा है। गवर्नमेंट सिंसियर नहीं है, हम प्रेशर नहीं डाल पा रहे। जो आपके हिसाब से क्या और कारण है? नहीं, एब्सोल्युटली मैं तो यही मानता हूँ कि गवर्नमेंट सिंसियर नहीं है, और गवर्नमेंट का जो एक तो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, डिपार्टमेंटल जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, प्लस जो कंप्लायंस है वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है कि उसमें पूरा टाइम उसमें चला जाता है। जैसे मैं मेरे स्टेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अभी यहाँ पे जैसे जो कर्नाटका में है, जो कुछ एक स्कीम है, जो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम है, ब्रेल किट डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम है, वो पूरा साल उनका चला जाता है। लास्ट में जो है फरवरी मार्च तक तो उनका टेंडर नहीं होता है प्रोक्यूरमेंट करने के लिए। बाद में वो जो टेंडर जब फ्लोट होता है फरवरी मार्च में, तो वो वेंडर ऐसी कंडीशन रखते हैं उसको जल्दी उसको टाइम लाइन जो है इतनी कम देते हैं कि कोई भी वो उसको फुलफिल करना, उसको मीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पार्टिसिपेंट ही नहीं आते हैं उसमें टेंडर में, तो टेंडर फ्लॉप हो जाता है, फिर दोबारा टेंडर करते हैं। तो इसी तरह से जो है वो मतलब जो गवर्नमेंट जो है का सिंसियर बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है, और सबसे लास्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीजन तो वही है कि वो इतने कॉम्प्लिकेशंस इतने हैं, उनको अप्रूवल लेनी। जब अभी हम जैसे उनको बोलते हैं, जैसे अनावरण जी बता रहे थे कि फर्स्ट क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में ये प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन वो इतना वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक लेवल से दूसरे लेवल पे फाइलें जाने में, मूव होने में, उसमें इतना टाइम लग जाता है कि वो कभी भी, पिछले 6 साल से वही प्रॉब्लम चल रही है। साल ये कमिट प्रॉमिस होता है कि भी नेक्स्ट ईयर जो है इसको स्पीड अप करेंगे, इसको जल्दी करेंगे बोल के, लेकिन फिर भी वही रहता है, कोई इम्प्रूवमेंट उसमें होता नहीं है। तो जैसे अभी ये बजट के इसमें जो आरपीडी एक्ट के अकॉर्डिंगली 5% जो पावर्टी एलिवेशन स्कीम्स हैं उसका 5% जो है वो डिसेबल्स के लिए स्पेंड होना चाहिए, लेकिन अभी तक उसके लिए गाइडलाइंस ही नहीं बनी हैं। काफ़ी जो लोकल बॉडीज हैं उनके पास जो फंड भी एक्यूमुलेट हो रखा है, लेकिन वो स्पेंड नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको यही मालूम नहीं है कि ये फंड खर्च कैसे किया जाए, किस चीज़ में खर्च किया जाए। तो वो एक रीजन है। तो उसके लिए गाइडलाइंस, प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं बनी है अभी तक। अभी ये जो सुगम्य भारत कैंपेनिंग थी, अब उसमें तो गवर्नमेंट को डायरेक्ट खर्च करना है, उसमें तो कोई एनजीओ के थ्रू, वो तो एनजीओ के थ्रू होता नहीं है खर्च, तो वो तो उनको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करना है जो भी डिपार्टमेंट्स के थ्रू, अथॉरिटीज के थ्रू। तो अभी उसमें आप देख रहे हैं जो स्टार्टिंग में जो प्लान बना था सुगम्य भारत का, इतना टाइम में ये काम कर लिया जाएगा, वो वहीं का वहीं है, कहीं भी कोई काम आगे हो नहीं रहा है। तो वही सारा है कि उसमें जो लैक ऑफ विल पावर जो है वो सबसे बड़ा रीजन है। एग्जैक्टली मैंने कुछ आर्टिकल पढ़े, उसमें जो सबसे बड़ा कारण यही आया कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट चाहे तो वो नहीं कर सकती, वही बात है, लेकिन मैनेजमेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी नहीं है।
और विल पावर जो आपने उनको उनको जरूरी नहीं लगता है ना भैया। आप उससे कंपेयर करके देखिए, जो एससी के लिए जो फंड एलोकेट होता है, एसटी के लिए जो फंड एलोकेट होता है, दूसरे जो सोशल वीकर सेक्शन है जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट को, किसी को भी, उनके फंड, उनका कितना उनके फंड का कितना यूटिलाइजेशन हुआ और हमारे फंड का कितना यूटिलाइजेशन हुआ। और इलेक्शन के समय उनका फंड बढ़ भी जाता है, हमारा कम हो जाता है। बढ़ भी जाता है, कम भी हो। अभी 2 साल से बजट में कोई भी एक भी नई स्कीम, नई स्कीम कोई लॉन्च नहीं हुई है, कोई भी फंड सभी, बल्कि जो एनआईवीएच का बजट को देख लीजिए, कितना पहले से जो कितना कम हो गया एनआईवीएच का बजट। इसका जो है ये अपना जो इसमें इसका जो अभी ये जो इसमें जो एड्स एंड अप्लायंसेज का है, एडिप स्कीम में भी ज्यादातर जो है खाली ये जो ऑर्थोपेडिक के लिए जो ये व्हील चेयर्स वगैरह हैं और हैं, जो बांटने के लिए जो वो मेला लगा के बांट के फोटो खिंचवा के जो चीज देख सबको टीवी पे और उस पे जो देखने को मिलती है, खाली उस पे है। अदरवाइज उसका जो ये ब्रेल इक्विपमेंट्स है, उनमें डेजी प्लेयर्स मिलते थे, उसका बजट में कितना कम हो गया है, जबकि डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है उनकी, लेकिन बजट पहले से बहुत कम हो गया है। ये जो ग्रांट मिल रही है ऑर्गेनाइजेशंस को, स्कूल्स को जो ग्रांट मिल रही है, ब्रेल प्रेसेस को जो ग्रांट मिल रही है, उनका 3-3, 4-4 साल से ग्रांट पेंडिंग है, उनका ग्रांट नहीं आ रहा है। राइट। अन्नावरम सर, अब मैं ये समझना चाहता हूँ, जो लोग जानना चाहते हैं, जब बजट यूटिलाइज नहीं होता है तो कम्युनिटी पे उसका कितना असर पड़ता है, कम्युनिटी की डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट पे कितना असर पड़ता है, हम लोग कैसे इम्पैक्ट होते हैं? जी, उसकी तो बहुत फर्क पड़ती है और बहुत इन्फ्लुएंस, क्योंकि देखिए, ठीक है, आप सुगम्य भारत को ही ले लीजिएगा, आप विल की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं विल से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की बात अब 2022 से एक बात हो रही है, क्योंकि सुगम्य भारत की जो स्कीम है, राज्य सरकार के पास पैसे जाते हैं, उसमें ये लगाया भाई आप 50% खर्च करना है, हम 50% देंगे, ठीक है, अब तक ठीक है। लेकिन इससे पहले ऐसा होता था भाई, हम पहला जो हमारा शेयर है केंद्र सरकार से, वो शेयर डायरेक्टली जाता था फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग। अगर जो सरकार राज्य सरकार ने वो उसको 50% में अगर 20% पैसा दे सके तो 20% दे सकता था यहाँ से, और 20% लेता था, खर्च करता। अब ऐसा नहीं हो रहा है। पहले ये कहते हैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने, भाई हमारा 50% यहाँ पे है, आपका 50% भी यहाँ पे डालो, आपका 50% की जो बजट खर्च करना है आपकी तरफ से, ये भी यहाँ पे डालो, उसके बाद आप पैसे खर्च करने की एनेबल की जाएगी। तो कोई राज्य सरकार पहली तो आपको डिसेबिलिटी के लिए पैसे देने के लिए तो कोई आता ही नहीं है। उसका मतलब ये है आपकी जो शेयर, वो शेयर आपकी खाता में ही ऐसे ही रह जाता है। Now this is not the way in a social sector spending. You have to be flexible, allow your money to be spent and allow the state government some flexibility. उससे ये क्या हो रहा है कि आप अगर जितना 100 करोड़ कितना 100 भी हो जो, लेकिन वो पैसे आप कोई उसको टच करने के लिए भी डर रहे हैं। So even the state governments, forget about the NGO, क्योंकि सुगम्य भारत एक अच्छा एग्जाम्पल है। And I don't know how they feel, but I felt ashamed to read वही पार्लियामेंट रिपोर्ट में मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट का कहना यह है कि भाई अभी तक कम से कम 50 बिल्डिंग भी पूरा भारत, सुगम्य भारत कब शुरू हुए हैं आप सब लोगों को याद है, 2015 में, लगभग 10 साल होने वाला है। अब तक 50 बिल्डिंग भी फुली एक्सेसिबल नहीं बनी। हम आरपीडब्ल्यूडी के एक्ट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। सुगम्य भारत जो आरपीडब्ल्यूडी से एक्ट से पहले आया है, वो स्कीम जो 10 साल कंप्लीट करने वाले हैं, सरकार ही खुद लिखती है, बिना शर्म की बात है, कि भाई हम अभी तक 50 बिल्डिंग पूरा भारत में, अभी 50 बिल्डिंग भी आपको फुली एक्सेसिबल सर्टिफाई नहीं हो सकता। ये तो बहुत शर्म की बात है। अगर थोड़ा ज्यादा भी बोले फिर भी ठीक है। So it is a very shameful story. Where is the whole money? And how are we not? अगर आपको पता चला 3 साल के बाद या 4 साल के बाद, भाई हम अपनी जो अब तरीका है
इस तरीका काम नहीं कर रहा है तो अब तरीका बदलना पड़ता था। अब तक आपकी तरीका बदला ही नहीं। सो देयरफॉर समवेयर डाउन द लाइन there seems to be, everybody only seems to be in a campaigning mode, but nobody is focusing on the outcome on the ground. That's a very sad state of affairs. Exactly. गौतम सर, आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आप तो डायरेक्ट एनजीओ में हैं, तो कैसे कम्युनिटी इम्पैक्ट होती है? क्योंकि बहुत सारे काम एनजीओ ने करने होते हैं, और मैंने पहले भी जिक्र किया कि अब डे बाय डे फंडिंग के जो रिसोर्सेज है कम होते जा रहे हैं। आप पीएम केयर भी आ गया है ना, तो इसमें गवर्नमेंट का डोनेशन को सिंप्लीफाई ना करना, ट्रांसपेरेंसी तो आप सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो ना, यू आर प्रॉपर मैकेनिज्म। यस यस यस। तो क्या कैसे कम्युनिटी इम्पैक्ट करती है? कौन सी ऐसी एक्टिविटीज आप लोग नहीं कर पाते जब फंडिंग नहीं आती है, तो कैसे ये कम्युनिटी को इम्पैक्ट करता है? बहुत कर रहे हैं। अभी जैसे एग्जांपल के लिए आप स्कूल्स को ले लीजिए, कितने स्कूल जो हैं ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंडिंग, जिनका मतलब जो ग्रांट सैंक्शन हो चुकी हैं लेकिन उनको टाइमली ग्रांट नहीं मिल रही है, उसके चलते कितने स्कूल जो है या तो बंद हो गए हैं या बंद होने की पोजीशन में हैं। उनके जो टीचर्स हैं उनको कई सालों तक उनको सैलरी नहीं मिल रही है, तो वो कितना बड़ा इम्पैक्ट है। हाउ दे विल मैनेज देयर फैमिलीज। जो ब्रेल प्रेस हैं, जो गवर्नमेंट ने ब्रेल प्रेस तो दे दिए लोगों को लगा के, अब वो जो ब्रेल प्रेस पे जो प्रिंटिंग, उनको जो बुक्स प्रिंट करने के लिए दी हुई है, उसका जो कमिटमेंट किया हुआ है कि उतना जितने पेज वो प्रिंट करके स्कूलों को जो बुक्स, टेक्स्ट बुक्स बना के देंगे, उसका पैसा उनको गवर्नमेंट से मिलना रहता है, सोशल वेलफेयर, इसे सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से उनको पैसा आना होता है। वो कितने सालों से उनका पैसा जो है वो पेंडिंग चल रहा है। तो अब उसके चलते जब पैसा नहीं आएगा तो ब्रेल प्रेस कैसे चलाएंगे? जो उनके जो डे टू डे के जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है, हाउ दे विल मैनेज। तो उसके चलते कितने प्रेस बंद हो गए हैं। तो इसी तरीके से सब जितनी भी एक्टिविटीज है, सारी की सारी तो जो गवर्नमेंट फंडिंग पे जो बेस्ड है, वो सारी तो एक्टिविटीज इफेक्ट हो रही है ना। इसके साथ ही मैं एक चीज आपको और एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मतलब खाली फंडिंग की बात नहीं है, जो विल पावर की, जो गवर्नमेंट के जो आरपीडी एक्ट को जो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो उनके जो विल पावर की जो लैक की जो बात कर रहे हैं, अभी जैसे एक्सेसिबिलिटी में के दो मेन एक्सपेक्ट है। एक तो जो बिल्डिंग्स हैं, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं, उनको एक्सेसिबल बनाना। दूसरा जो है, जो नई बिल्डिंग्स है, जो नई बिल्डिंग जो भी बनेगी, वो जो हार्मोनाइज गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंगली बनना चाहिए। आरपीडी एक्ट का जो सेक्शन 43 है या सेक्शन 44 है, वो क्लियरली ये इस चीज के बारे में बात करता है कि कोई भी बिल्डिंग, कोई भी पब्लिक बिल्डिंग, जब तक उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता है, जब तक कि उसका जो एक्शन प्लान है वो सारी जो गाइडलाइंस है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको अडेयर नहीं करता है। और कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसको बिल्डिंग को तब तक नहीं मिल सकता है जब तक कि वो पूरी गाइडलाइंस को इंश्योर नहीं करते हैं। तो अब इसमें तो कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है गवर्नमेंट का, लेकिन कितने स्टेट्स में, कितने सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी अथॉरिटी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट्स हैं या दूसरे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो कितने डिपार्टमेंट्स के कोई इस रूल के बारे में, इस प्रोविजन के बारे में मालूम है? कितने बिल्डिंग्स जो है वो नई जो बिल्डिंग बन रही है वो कितनी एज पर ये गाइडलाइंस बन रही है, एक्सेसिबिलिटी की जो गाइडलाइंस फुलफिल हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अन्नावरम सर। अब हमें जी, तो वही चीज है कि वो सारा का सारा वही है कि जो लैक ऑफ विल पावर है, ये जो मतलब इसको गवर्नमेंट अपना एक्चुअल में एक जो ऑब्लिगेशन है उसको एज ए फॉर्मेलिटी उसको पूरा करने के लिए खाली वो टिप टॉप जो करते हैं, उनका कोई भी विल पावर, कहीं भी कोई भी रियल इंटरेस्ट उनका इसमें सेक्टर में है ही नहीं। तो दे हैव नो गेन फ्रॉम अस ना। हाँ, तो अभी तो इलेक्शन आने अगर होता तो कुछ तो करते, लेकिन सबको मालूम है। और कहीं ना कहीं हमारा दोष तो है ही है कि हम लोग वोट बैंक नहीं बन पा रहे हैं अभी। बस वही कुछ बात पता है हमें, लेकिन हम नहीं बन पा रहे हैं। दिस इज द मेन रीजन। अनावरम सर, मैं अब ये बताएं कि हर बार हम इन्हीं चीजों पर चर्चा करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमें बात करनी है, लोगों तक अपना मैसेज लेके जाना है, एटलीस्ट लोगों को अवेयर करना है। क्यों गवर्नमेंट सिंप्लीफाई नहीं करती है चीजों को? और दूसरा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सोल्यूशन क्या है?
कि खास करके पिछले 10 साल की ये दुर्स्थिति है, स्टेक होल्डर की पार्टिसिपेशन बहुत कम हो। मतलब जो भी पॉलिसी बनाते हैं ऊपर बैठ के, वो लोग इतनी टेक्नोक्रेटिक हो गई और ये लोग सोचते हैं कि हमें ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की नाम पर जो सिस्टम काम करने की तरीका थी, वो तरीका को एकदम डिह्यूमनाइज कर। भाई ह्यूमन कंपोनेंट रहना चाहिए। अगर आप स्पेंडिंग जो भी हो, एडिप स्कीम ही ले लीजिए। एडिप स्कीम अगर किसको अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक कस्टमाइज तरीके होने चाहिए। हर एक दुनिया में कहीं भी देखिएगा, डिसेबिलिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर ऑलवेज कस्टमाइजेबल। आपकी फाइनेंसेस खर्च करने का की तरीका भी उसी तरह ह्यूमनाइज्ड होना चाहिए। आप ह्यूमन कंपोनेंट को पूरा निकाल ही दिया, पूरा टेक्नोक्रेटिक कर दिया। अगर कोई नया पॉलिसी करने से पहले एक पायलट प्रोजेक्ट काम, खास करके दुनिया में कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कोई नया चेंज लाना चाहते हैं आप, तो पहले एक पायलट रन करने की एक सिस्टम होती है। हर एक मोस्ट ऑफ द बहुत जगह ये फॉलो होते हैं। लेकिन जिस तरह के पीएफएमएस लाए हैं फॉर एग्जांपल, कोई पायलट ऐसे ही नहीं किया। तो इसीलिए स्टेक होल्डर्स को एकदम डर शुरू हो गई। तो मैं ये कहता हूं भाई, आप यही कोई ठीक है ऑनलाइन कीजिए, सब लोगों को सुलभ है, हम भी उसके फेवर में ही है। जरूर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, लेकिन कम से कम एक ब्रॉड स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन की ओपननेस चाहिए। और किसी ना किस तरह से, मुझे कैसे बताएं उसको पता नहीं है, लेकिन ये कहने दे कि एक स्मॉल कम्युनिटी को एक कंसल्टेटिव बॉडी करके किसी सेक्टर में जाइएगा आप, एजुकेशन लीजिए या डिसेबिलिटी लीजिए और किसी सोशल सेक्टर लीजिए, एक कहीं ना कहीं एक क्लोज्ड ग्रुप हो गई और दूसरी लोगों को कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहे हैं। आप एक बार आरसीआई कोऑर्डिनेटरशिप ले लीजिए अक्रॉस द कंट्री। डिसेबिलिटी आज वही पुराना क्वेश्चन है, फिर भी मैं दोहराना चाहता हूँ, आज से क्यों आपको कोई ऐसा पर्सन नहीं दिखा कि भाई सीसीपीडी बनने की लायक है? क्या बन गया आपको कोई सीसीपीडी? एक डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करने वालों कोई आदमी ही नहीं मिल रहा है आपको। क्यों कारण है? कारण सिंपल यही है कि आप जो चाहते हैं वही लोगों को रखना चाहते हैं। आपके पास एक छोटी सी ग्रुप है, उसी ग्रुप के ऊपर आप डिपेंड करना चाहते हैं, वही लोगों को आप भरोसा करना चाहते हैं। ये बहुत गलत है। भारत जैसे इतना डाइवर्स डेमोक्रेसी है, सब लोगों को लेके चलना होगा, सब ग्रुप्स को लेके चलना होगा। एनजीओस को ही लीजिए, अब जब जो ग्रुप की बात मैं कर रहा हूँ, एनजीओस की ही ले लीजिए। सब तरीके का एनजीओस है, सब लोगों के ऊपर आप भरोसा करना होगा और लोगों को चांस देना होगा। ये नहीं हो रहा है भारत में पिछले 10 साल से। मैं ओपनली कहना चाहता हूँ, इसका कारण यह है एफिशिएंसी, एकदम एफिशिएंसी और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। इतना दबाव पड़े हैं वो लोग इस चीजों पर। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। जिस समय पे आपको बेनिफिट्स मिलना है उस समय पे बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो गौतम सर ने एकदम सही कहा। आज देख लीजिए स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन पर इतना दबाव पड़ा। स्पेशल स्कूल्स तो एकदम भारत में पूरा क्लोज हो रहा है, बंद ही हो रहा है, कोई बच्चों को भेज ही नहीं रहे हैं पेरेंट। उसका कारण यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां पे, टाइम पे बुक्स प्रिंट नहीं होती। एडिप स्कीम के बाद इतना बड़े करते हैं कि भाई, लेकिन ऑन द ग्राउंड डिवाइसेस कितने लोगों को मिल रहा है? कोई मेला लगा दिया, 1,000 को 3,000 को दे दिया, वही। ऐसा नहीं था पहले। सिस्टम ये था, मुझे कोई प्रधानमंत्री जी का फेस्टिवल तक मैं वेट करने की जरूरत नहीं था। जब मैं लैपटॉप चाहिए, सरकार, स्टेट सरकार या केंद्र सरकार पैसा देती थी। कम से कम जब मुझे जरूरत थी उस समय डिवाइस मिलती थी। अब वैसे ऐसा नहीं है कि कोई आप साल में 1 या 2 ऐसा संदर्भ होते हैं, उस समय तक हम वेट करना है, ये क्या भाई? तो somehow there is a need to change the approach. There is need a change to approach, and there is also a need for change in the mindset. सरकार की mindset की भी बदलने की जरूरत है। आप ओपन रहना चाहिए। इसीलिए, क्योंकि जब पैसा ना खर्च होना, ये सिंपल बात नहीं है कि सिर्फ बजट की बात नहीं है, क्योंकि मेन तो बहुत स्टेक होल्डर इसमें इन्वॉल्व है।
वो लोग कोई आगे आने की आपको एक आशंका नहीं बन रहे हैं लोगों के। तो ये जरूर एक पब्लिक पॉलिसी की बात है। सरकार को इस पर ध्यान देना होगा और सीरियस ध्यान देना होगा। राइट। गौतम सर, 3 सवाल आपके लिए। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जो अनावरम जी ने कही, जो मैं इसको हाईलाइट करूंगा कि जो स्कीम्स हैं वो गवर्नमेंट की वो कितने इम्प्रैक्टिकल भी है। जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, उसमें जो स्पेशल एजुकेटर का जो प्रोविजन है, सभी स्कूल्स में जो स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट करना चाहिए स्कूल्स के लिए। अब ये देखिए कि जो स्पेशल एजुकेटर है वो सब चीज में मास्टर होना चाहिए। वो ही और शी शुड बी trained in braille teaching, he should be trained in sign language, in for dealing with mental challenge। सब क्वालिफिकेशन तो उसका सब होना चाहिए। What you are paying to special educator hardly less than 10,000 rupees। तो और वो भी परमानेंट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे है। हर साल उसका जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, नेक्स्ट ईयर उसको वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस चीज का तो गारंटी नहीं है। तो अच्छा, उनको एक जगह पे नहीं, विलेज टू विलेज जाना पड़ता है। एक दिन में जो है 2-2, 3-3, 4-4 स्कूल्स को कवर करना पड़ता है डिफरेंट विलेज में। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस, सच हार्ड सर्कमस्टांसेस, कोई भी जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, अच्छे एजुकेटर्स को कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छे? तो इसलिए लोग आ नहीं रहे हैं उसमें, फील्ड में एजुकेटर्स मिलते नहीं है, क्योंकि कोई भी इतना ट्रेंड, जो इतना क्वालिफाइड, जो सब चीज में क्वालिफाई होगा, ट्रेंड होगा, वो इतना ऐसी कंडीशंस में, ऐसी पुअर कंडीशंस में कैसे काम करेगा? तो उसके लिए स्पेशल एजुकेटर्स नहीं मिल पाते हैं। स्पेशल एजुकेटर्स नहीं मिलते हैं तो जो बच्चे हैं स्कूलों में, उनका टाइम ही वेस्ट हो रहा है। व्हाट दे आर लर्निंग देयर, वही कंडीशन ब्रेल बुक्स की है। प्रोविजन है, देयर इज अ स्कीम टू प्रोवाइड ब्रेल टेक्स्ट बुक्स टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट who are studying in inclusive setup। लेकिन कितने लोगों को बुक्स मिलती है? मिलती भी है तो वो साल के एंड में मिलती है, जब पूरा साल चला जाता है उसके बाद मिलती है। वही बात जैसे अनावरण डिवाइसेज की है। तो जो स्कीम जो इनप्रैक्टिकल स्कीम्स है, उसके चलते भी वो स्कीम फ्लॉप हो जाती है। उसका जो है, जो डिजायर्ड जो आउटकम है वो नहीं आता है। दूसरी बात, जैसे आपको मालूम होगा, जो एमपी का जो लोकल जो एरिया डेवलपमेंट फंड होता है, जो 2 करोड़ रुपया शायद उनको साल का मिलता है, उसमें से 10 लाख रुपया जो है वो डिसेबल के लिए एयर मार्क्ड है। उसको हर साल 10 लाख रुपया अपने फंड में से डिसेबल्ड के लिए, के डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए खर्च करना चाहिए। अभी ये क्वेश्चन है कि कितने एमपीज ने ये फंड को यूटिलाइज किया है, उन्हें डिसेबल्ड के लिए स्पेंड किया है? हार्डली वी कैन फाइंड समवन। तो वो सारी अल्टीमेटली सबका कंक्लूजन एक ही आता है कि जो देयर इज नो विल, देयर नो इंटरेस्ट, और गवर्नमेंट जो है वो खाली इसको जो है एज ए बर्डन ले रहे हैं कम्युनिटी को। देयर इज नो रियल इंटरेस्ट फॉर द डेवलपमेंट। सर, 3 सवाल है मेरे आपके लिए। हाँ। एक, एनजीओ जैसे ब्रेल प्रेस के पैसे नहीं आ रहे, जब गवर्नमेंट स्कूलों को पैसे नहीं आ रहे। अब मैं 2-3 सालों से ये देख रहा हूँ कि एनजीओ कहती कि हम गवर्नमेंट से पैसे लेंगे ही नहीं, क्योंकि वेट करते रहते हैं, उससे 2-2 साल हो जाते हैं, तो उससे स्कूल की डेवलपमेंट रुक जाती है। तो वो कहते हैं कि इससे अच्छा कि प्राइवेट फंडर को ढूंढे। तो क्या ये अप्रोच सही है? हम गवर्नमेंट को लिवेज नहीं दे रहे कि भाई ठीक है, हमें आपसे चाहिए ही नहीं, आपको जो करना कर लीजिए। दूसरा, जब बजट की हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड्स की जो मीटिंग होती है डिसेबिलिटी, वैसे तो होती बहुत कम है, तो क्या इस तरह के इश्यूज वहां पे डिस्कस होते हैं? अगर होते हैं तो क्या आउटकम होता है? और तीसरा सवाल, हम कहते हैं कि जब बजट आता है कि गवर्नमेंट बजट बढ़ाए, तो लेकिन यही बजट जब खत्म नहीं हो पा रहा, यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, क्या वो फेयर डिमांड है? ये 3 सवाल। ठीक है। पहली चीज तो जो आपने जो पूछा, ये जो एनजीओ का जो है, तो वो तो वही है ना भी, जो अगर मान लो नहीं आ रहा है तो वो जो है वही कहेंगे कि ठीक, हम दूसरे जो भी कोई भी, अगर मेरे को गवर्नमेंट का फंडिंग नहीं मिल रहा है तो मेरे को दूसरे जो ऑप्शन है वो एक्सप्लोर करने ही पड़ेंगे।
लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि ये सभी जो ऑप्शन हैं, जो दूसरे जो ऑप्शन हैं प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्शन से, वो सभी कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर से पैसा मोबिलाइज कर पाना, ले पाना, वो भी इतना इजी नहीं है, और वो सबके लिए भी वो पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग ठीक है वो मैनेज कर लेते हैं जैसे भी है, क्योंकि सब उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिस लेवल का कंप्लायंस चाहिए, और उसके बाद भी फिर वो सब कॉर्पोरेट तक उनकी एक्सेस होनी चाहिए, तो वो कोई प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन तो हो सकता है, जो लोग जब गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं आ रही है एज ए अल्टरनेट उसको यूज करने का ट्राई करते हैं। अदरवाइज बेसिक जो फंडामेंटल जो चीज है वो यही है कि गवर्नमेंट का फंडिंग जब तक प्रॉपर नहीं होगी कोई भी स्कीम के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए, तब तक वो स्कीम जो है स्मूथली नहीं चल सकती है, और वो उसकी जो क्वालिटी को और उसका जो स्कोप है उसको कभी भी इम्पैक्ट करेगी। तो पहली चीज तो ये है। तो अप्रोच तो वही है कि जो नहीं मिलता अभी, अगर मान लो आपको ये मालूम है कि आपको नहीं मिल रहा, आपने सारे एफर्ट्स कर लिए, तो आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको यही कहेंगे ठीक है हमारे को चाहिए ही नहीं गवर्नमेंट का, हम दूसरे ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो वो तो एक सर्वाइवल की कोशिश है। और दूसरी चीज जो आपने पूछी एडवाइजरी बोर्ड के बारे में, तो एडवाइजरी बोर्ड में डिस्कशंस तो होती हैं, मैटर से काफी जो है रेज किए भी जाते हैं। जैसे मेरे को तो एनएफबी का मालूम है, एनएफबी की तरफ से रोंगटा जी जो है, जो भी मीटिंग होती है उससे मीटिंग से पहले हमारी जो काफी इंटरनल मीटिंग्स भी होती हैं सभी स्टेट्स के साथ में, जो दूसरे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में डिफरेंट इश्यूज पे काफी डिस्कशन भी होती है, और डिस्कशन के बेसिस पे जो है कुछ इशू जो है वो फ्लैग आउट किए जाते हैं जो कि मीटिंग में रेज किए जा सके। और उनके तो डिस्कशन तो होती है, उसमें मिनट्स में भी आ जाते हैं, उस पर गवर्नमेंट मतलब जो बोर्ड की तरफ से बोर्ड उस पर एग्री भी करता है, और उसके बाद वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स वगैरह को उनका काम उतना ही है कि वो कंसर्न डिपार्टमेंट्स को रिकमेंड कर देते हैं उसको। कोई उनके पास कोई डायरेक्टिव पावर तो है नहीं एडवाइजरी बोर्ड के पास, तो वो खाली रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को। लेकिन आगे फिर वही बात आ जाती है कि वो सब कुछ होने के बाद भी चीज तो वहीं की वहीं रहती है ना, उसमें इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे तो वो सब जगह सब चीजों के लिए एक ही कंडीशन है, एक ही जैसी सिचुएशन है। मतलब बजट तो ये भी जितना अभी, जैसे मान लो अभी 100 में से 50% यूज हो रहा है, तो अभी अगर मान लो 100 है तो 100 में से 50 हो रहा है, 60 अगर 120 हो जाएगा तो उसमें 50% के हिसाब से 60 हो जाएगा। तो वो डिमांड तो कभी भी रहनी ही चाहिए बढ़ाने की, लेकिन वो ठीक है कि जब तक वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज वही है कि इसका यूटिलाइजेशन ज्यादा मैक्सिमम होना चाहिए, उस चीज पे भी एम्फेसाइज रहना चाहिए। राइट। अनावरम सर, अगर आपको इन तीनों सवालों में कुछ ऐड करना है, आपके क्लोजिंग कमेंट और अंत में हमारा ऑर्गेनाइजेशंस का रोल। एक बात, 3 सवाल आप सही हैं, गौतम जी ने बताया था कि खास करके जो एनजीओ सेक्टर सरकार से पैसे नहीं लेना कहाँ तक उचित है, आप सही कहा, लेकिन ये एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार भी यही चाहती है। जिस तरह से इतना राइडर्स लगा के पैसे देने में इतना दिक्कतें देना भी उसका गवर्नमेंट की एक सोच ये भी है भाई ऐसा हो कि आने वाले दिन में सरकार के ऊपर डिमांड जितना कम हो तो उतना अच्छा है, सरकार भी वही चाहती। लेकिन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेट लोगों के पास जाना चाहते हैं, ये लोग ये भी याद रखना होगा कि भाई प्राइवेट एजेंसी आपको कहीं डोनरशिप देने में कंडीशंस ही नहीं, उसका लिमिटेशंस है। ये कभी भी ये मत सोचिएगा ये आपकी पीरियडियल सोर्स है, नहीं। सो कहीं ना कहीं सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एनजीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्राइवेट सेक्टर, हाँ इसीलिए एनजीओ प्राइवेट सेक्टर के पास जाना चाहते हैं, ये भी है। अब खोल के ये भी बात कहना होगा कि भाई अगर एनजीओ आप पैसे दे रहे हैं, आपके ऊपर इतना अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि इतना ज्यादा खर्च
शो करने की जरूरी नहीं है। पैसे की पैसे अकाउंट आपसे पूछेंगे नहीं। कहीं ना जब आते हैं गेस्ट विजिटिंग के ऊपर कोई पावर पॉइंट प्रेजेंट कर दे और थोड़ा लोगों को बुलाए और कोई गाना सुनाए, ठीक है, लेकिन सरकार से ऐसे नहीं चलेगा ना। आपको अकाउंटेबिलिटी पूरा देना होगा। कहीं ना कहीं एनजीओस भी इस बात पर हैबिचुएट होते जा रहे हैं। भाई ठीक है, प्राइवेट से सरकार से 50 लाख लेने से अच्छा ये है अब प्राइवेट लोगों से 5 ही लाख ही लो, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कम है। बहुत समय में ये अकाउंटेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है। अगर कोई प्राइवेट डोनर आपके पास जो हो रहा है, आपके थोड़ी दोस्ती बनी, तो अकाउंटेबिलिटी बहुत कम बनती है। तो ये लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अच्छा नहीं है, सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है, खास करके बेनिफिशियरीज के लिए अच्छा नहीं। अकाउंटेबिलिटी सीखना होगा एनजीओस को भी, और सरकार से भी। सरकार को ये जरूर बताना हो कि भाई आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिया अभी भी कोई फुल फ्लेज्ड मार्केट इकोनॉमी नहीं बनी। वी आर स्टिल द सोशल वेलफेयर स्टेट। वी हैव अ लार्ज पार्ट ऑफ अस इज अ वेलफेयर स्टेट। तो ये एक वेलफेयर है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तो जरूर एनजीओस की ऊपर भी एक जिम्मेदारी है। तो फाइनल कमेंट पर मैं यही बात करूंगा, एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस की रोल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हम कहते हैं उसकी एक क्रिमिनल साइलेंस, हम तो ये एक जरूर ये मैं दबा के बोलना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी और एनजीओ सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द बोर्ड क्रिमिनल साइलेंस एक फॉलो कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है और वेलफेयर स्टेट के लिए अच्छा नहीं है। जो आप पूछना है, जरूर पूछना है। सरकार जो काम करती है और सरकार से जो जिम्मेदारी से अगर अटक जाती है, अपने पास एक जिम्मेदारी है भाई, आपको सरकार को याद दिलाना होगा, नहीं तो अल्टीमेटली बेनिफिशियरीज की लॉस है। आज कितने, मैं जरूर ये कह सकता हूँ, काम खास करके देख के तेलंगाना आंध्रा में देख के, आई एम श्योर इट इज द केस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इतने डिसेबिलिटी लोग आउटसाइड द स्कूल बन गए, स्कूल जाते ही नहीं। ऐसा नहीं है कि लोग एनरोलमेंट है, कहीं ना कहीं जो नजदीक स्कूल में जाके एनरोलमेंट कर लेते हैं, लेकिन जब 10वीं कक्षा भी खत्म हो जाते हैं, लोगों के पास लिटरेसी भी नहीं है। डिसेबिलिटी लोग, विजुअली इम्पेयर्ड हो, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड हो, ऐसे कई लोगों को मैं मिल रहा हूँ। तो नजदीक स्कूल में तो चले जाते हैं, नाम है, प्रमोट भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ सीखते नहीं। ये जरूर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर कोई पैसा नहीं है। स्पेशल स्कूल्स बंद हो जाते हैं, तो वो लोगों की हेल्पलेसनेस है। ये जो भी इसकी कंसिक्वेंसेस है, वो बहुत बड़ी कंसिक्वेंसेस होते जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सरकार की नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस को, सिविल सोसाइटीज को भी ये जिम्मेदारी लेना होगा, रिस्पॉन्सिबल है। और फाइनल कमेंट में, क्योंकि ये बजट के ऊपर है, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, फिजिकल कहते हैं, फिजिकल नहीं है, फिजिकल, जो फिजिकल अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ फिजिकल सेंसिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो भी पैसे खर्च करना होगा, वो अच्छे तरीके से ही नहीं, वो पैसे समय पर खर्च करना, और जिस लोगों को जाना है वो लोगों के पास जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी सही समय पर जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं गया, मतलब स्टेट इज समवेयर इज फेलिंग, दैट वन हैज टू कीप इन माइंड। राइट, आपके क्लोजिंग कमेंट अनम्यूट कीजिए गौतम सर। क्लोजिंग कमेंट में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसा अनावरम जी ने भी बताया है कि जो एनजीओ का जो रोल है वो ठीक है, मेरिट्स डिमेरिट्स तो सब जगह हैं, तो सब, लेकिन ये एक चीज जो मतलब सोसाइटी में, जो सिविल सोसाइटी में भी जो चीज सबसे मिसिंग है, वो कोई जो एक ज्वाइंट फोर्स होनी चाहिए, जो वो मतलब जो चाहे वो स्टेक होल्डर्स हों, बेनिफिशरीज हों या एनजीओ हों, उनकी जो एक ज्वाइंट फोर्स जो होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट को, जो पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सके, तो वो अभी फिलहाल हमारी सोसाइटी में नज़र नहीं आ रही है। और इसके लिए सोचना बहुत ज़रूरी है कि इस डायरेक्शन में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इसके लिए सबको क्या एफर्ट्स हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, तो उसके बारे में सोचना सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल।
और मूवमेंट्स तो हमारी सोसाइटी से खत्म हो गए हैं डिसेबिलिटी कम्युनिटी। मूवमेंट तो वैसे देखा जाए तो अभी अगर अपने पूरा इंडिया में देखें, देश में देखें, जो सरकार है, जो सरकार का जो एटीट्यूड हो गया है, उसमें मूवमेंट तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही गए हैं। कहीं भी किसी की भी सुनवाई होती नहीं है जब तक कि कोई बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल वो मूवमेंट नहीं बन जाए, तो उनका किसी का भी कोई सुनवाई होती ही नहीं है मूवमेंट्स में। तो बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने बात की डिसेबिलिटी बजट के यूटिलाइजेशन के ऊपर। हमने हर तरह से कोशिश की आपको समझाने की। आप भी इसे समझें, कंट्रीब्यूट करें और सोशल मीडिया पर भी इस बात को उठाएं ताकि हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंचे। आने वाले समय में हमें इस तरह की डिस्कशन ना करनी पड़े कि गवर्नमेंट यूटिलाइजेशन क्यों नहीं कर पा रही है बजट का। गौतम सर, अन्नावरम सर, आप जुड़े, थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू। दोस्तों, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो उड़ान ऑफलाइन। हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में आप थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स, बुधवार रात 10 बजे और गुरुवार शाम 5 बजे राजीव भांवरी की जुबानी सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जिन्हें सुन आपके पैर ठंडे हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजीव भांवरी से आप सुनेंगे बड़े पैमाने पर घटित हो रही प्राकृतिक और मौसमी आपदाएं एवं दुर्घटनाएं, जिसके सामने इंसान बेबस और लाचार नजर आते हैं। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या डाउनलोड करें हमारी ऐप रेडियो उड़ान फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। कभी अतीत का किस्सा सुनाती, कभी उलझे सवालों का जवाब ढूंढ लाती, कभी बनती खाली समय का सहारा, सुकून से भरा है इसमें जीवन सारा। इसकी कहानी कविताओं में मिलता ज्ञान का भवसागर, ये किताबों की दुनिया है जो भर दे गागर में सागर।
कभी मोहब्बत के किस्से, कभी परियों की कहानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड आरजे राजेश्वरी की जुबानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड हर बुधवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर बृहस्पतिवार शाम 3 बजे से 4 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। क्या आपके बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है? बोलते समय आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता है या फिर अपनी उम्र के अन्य बच्चों से घुल मिल नहीं पाता है? तो ये ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। नई दिशा ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के परिवारों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान करती है। सहायता और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर यानी 844-844-8996 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। नई दिशा किसी भी परिवार को पीछे न छोड़े। अरे गणेश, तुमने यूनियन बैंक से ब्रेल डेबिट कार्ड ले लिया है ना? क्या मजाक करते हो भैया, अंधा हूं मैं, क्या डेबिट कार्ड चलाऊंगा? अरे भाई, यूनियन बैंक आप जैसे ग्राहकों के लिए लेकर आया है यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड। वो क्या है? इस कार्ड में उभरे हुए ब्रेल डॉट्स के कारण इसका परिचालन बहुत ही आसान है और कार्ड में चिप के विपरीत हिस्से में एक गोलाकार नॉच है जिससे ग्राहकों को अपने कार्ड की सही पहचान एवं उसके सही प्रयोग में मदद मिलेगी। अच्छा, इतना ही नहीं, यह एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है जिससे संपर्क रहित लेन देन भी किया जा सकता है और कम राशि के लेन देन के लिए बिना पिन के क्यूएस पार्क से टैप करो और भुगतान हो गया समझो। वो सब तो ठीक है भैया, पर मैंने सुना है कि डेबिट कार्ड से बहुत कम पैसे निकाल सकते हैं। इस स्कीम के तहत बैंक दे रही है रुपए प्लैटिनम कार्ड जिसकी कैश विड्रॉल लिमिट 75,000 और शॉपिंग लिमिट 1.5 लाख रुपए है। ये तो बहुत बढ़िया कार्ड है। इस पे और क्या सुविधा है? इस कार्ड के साथ प्राइमरी होल्डर को 2 लाख एवं एड ऑन होल्डर को 1 लाख का दुर्घटना मृत्यु बीमा मिलता है और अगर हवाई दुर्घटना हो तो प्राइमरी होल्डर को 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। साथ ही साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस कार्ड द्वारा महज 2 रुपए में लॉन्ज एक्सेस भी किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि वर्तमान में ये कार्ड पहले साल के लिए निःशुल्क जारी किया जा रहा है। क्या बात करते हो? हाँ, आज ही जाके यूनियन बैंक से यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड ले लो। जरूर भैया, ये तो वाकई अच्छा कार्ड है। मैं आज ही ये कार्ड ले लेता हूँ। यूनियन बैंक की यह पहल हमारे लिए एक नया उजाला लेके आई है। अरे यूनियन बैंक का तो नारा ही है, अच्छे लोग अच्छा बैंक। अभी आप सुन रहे थे यूनियन पॉडकास्ट। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।